तो फाइनली ब्रिज कोर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये पहली वीडियो है क्लास 1 की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। यहाँ पर दोस्तों आप अपना चाहें तो एक बार इंग्लिश में डाउनलोड करके एक फर्स्ट यूनिट पढ़ भी सकते हैं, वो हूबहू उसी पर आधारित है, वही सारी चीज़ें हैं और ये एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ बताया जाएगा आपको। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर नोट्स बना लें वीडियो को देख के, और एक बार अगर डाउट हो तो पेपर खोल के या फिर जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके और जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करके आप ज़रूर देख लीजिए कि कितना यूज़फुल है। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लीजिए। उसके बाद भी मैं आप लोगों को एक दिन बाद नोट्स उपलब्ध करा दूंगा और हर दूसरे दिन एक एक वीडियो आती रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बचपन को समझना, अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड। देखिए, इस अध्याय का जो मेन विचार है कि भाई बचपन कैसे किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, किस प्रकार से प्रभावित होता है, कैसे उसको समाज प्रभावित करता है, इतिहास कैसे प्रभावित करता है, आर्थिक स्थिति, परिवार और समय, इन चीज़ों से कैसे बचपन प्रभावित होता है। तो जो मुख्य बचपन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो यही सब है। और पहले जब कृषि आधारित समाज हुआ करता था तो उस समय मतलब जो बच्चे होते थे हमारे पास, उनको छोटा वयस्क माना जाता था। उन पर घरों के काम करने की अपेक्षा की जाती थी कि भाई आप खेती में हाथ बटाओ, कुछ काम करो। पर बाद में शिक्षा, कानून और मानवाधिकारों ने बचपन को सीखने और खेलने की विकास को अलग अलग माना। तो उन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाल्यावस्था की अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक थे फिलिप एरियस। उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत पहले, पुस्तक का नाम था सेंचुरियस ऑफ चाइल्डहुड, उसमें उन्होंने कहा था कि जो उस समय का समाज था, मध्यकालीन यूरोप का, उस समय बच्चों को अलग वर्ग नहीं माना जाता था बल्कि छोटे वयस्क माना जाता था। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनसे आप उम्मीद करेंगे कि वो आपका हाथ बटाएं, काम करें। बाद में जॉन लॉक आए। जॉन लॉक ने कहा कि जो बच्चा जन्म के समय कोरी स्लेट जैसा होता है, मतलब एकदम फ्री होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, आप जैसा चाहें उसे बना सकते हैं, जैसा चाहे उसे ढाल सकते हैं। बच्चा कुछ भी लेकर पैदा नहीं होता है, शिक्षा और अनुभव ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने शिक्षा और उसके अनुभवों पर ज़्यादा जोर दिया था। इसके बाद आते हैं रूसो। तो जाहिर सी बात है आप रूसो के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये प्रकृतिवादी थे। तो इनका कहना भी था कि बच्चा स्वभाव से नेचुरली अच्छा होता है, उसमें जो दोष आते हैं वो तो हम डाल देते हैं। तो बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, वो प्राकृतिक रूप से जो उसका विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए। और जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित या शिक्षा बालक केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक का योगदान उसको उस जगह तक पहुंचाना है, न कि अपना ज्ञान देना। बाद में आए जिन पियाजे। जाहिर सी बात है जिन पियाजे का आपने बहुत पढ़ा भी होगा, संज्ञानात्मक विकासवाद। तो बच्चों का बौद्धिक विकास कई चरणों में होता है, उन्होंने उन चरणों को बताया। पर यहाँ पर उन चरणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे निश्चित विकासात्मक चरणों से गुजरते हैं। बाद में एक और मनोवैज्ञानिक आए, एरिक एरिक्सन। इनका 8 चरणों में बच्चों के विकास का 8 चरण इन्होंने बताया था। तो उन चरणों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो यूनिट है जिसमें ये दिया हुआ है तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो एरिक्सन ने कहा था कि सामाजिक संबंध और अनुभव व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बचपन पहचान निर्माण का महत्वपूर्ण समय होता है। इसके बाद बात करेंगे अभी जो चल रही है नई समाजशास्त्री दृष्टि क्या है। तो नई समाजशास्त्री दृष्टि में सबसे बड़े जो 2 नाम आते हैं वो हैं जेम्स का और प्राउट का। तो 1997 में जेम्स और प्राउट ने कहा था कि बचपन जो है वो केवल बायोलॉजिकल एज नहीं है, वो केवल जैविक अवस्था नहीं है, यह सामाजिक निर्माण यानी सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो सामाजिक कंस्ट्रक्शन है, सोशल निर्माण है। और बच्चे केवल वयस्कों पर निर्भर नहीं है बल्कि स्वयं सक्रिय सामाजिक सदस्य भी हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चे का जो सबसे पहला जो मूल ढांचा होता है वो उनका परिवार होता है, बाद में स्कूल होता है। और इसी दृष्टिकोण ने जो इन्होंने दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय सामाजिक सदस्य हैं, तो यही जो मेन दृष्टिकोण था, इसी दृष्टिकोण से एक बात उभर के आई मल्टीपल चाइल्डहुड्स की, यानी बहुविध बाल्यावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो हमारा यूनिट 1 है वो इसी पर निर्भर है। तो इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। नाम जरूर याद कर लीजिए, जेम्स और प्राउट, इन्होंने ही शुरू किया था मल्टीपल चाइल्डहुड्स को। तो बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल्यावस्था क्या है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथा दोनों को मिला के बचपन का विशेष स्थान है। अब जैसे कृष्ण भगवान है तो हम उनकी बाल लीला देखते हैं, माखन चोरी, राक्षसों का वध, आनंद, ये सब जो सारी चीज़ें ये आनंद का प्रतीक है और दिव्यताओं का प्रतीक है।
और इनकी ये कहानी बताती है कि बचपन केवल विकास का समय नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं, बचपन का विकास हो रहा है, माता पिता बोलें कि चलो हाथ बटाओ, सिखाने के लिए गुरु कैसे सिखाए, किन किन चरणों से गुजारे, वो सारी चीज़ें तो इन्होंने तब भी, जो हमारी पुरानी संस्कृति आप देखेंगे गुरुकुल की परंपरा थी, तो जो बचपन है वो दिव्य संभावनाओं का समय भी है। अब दूसरा उदाहरण है राम का। तो राम के उदाहरण में आदर्श पुत्र हैं, अनुशासन है, कर्तव्य पालन है, नैतिक मूल्यों के प्रतीक हैं श्री राम। तो जो राम का बचपन है वो है जिम्मेदारी, धर्म पालन, कर्तव्य परायणता का ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल्यावस्था है उसमें नैतिक मूल्यों का ज़्यादा स्थान था और बच्चों को दिव्य समझा जाता था। अब जो दुर्गा जी हैं वो बालिका शक्ति का प्रतीक हैं, पवित्रता का प्रतीक हैं, सम्मान का प्रतीक हैं, और यही कुमारी पूजा जो है ये उसका उदाहरण है। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 की। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि जो आर्टिकल 45 अभी है कि 0 से 6 वर्ष, वो पहले था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। लेकिन 1992 में एक केस हुआ था और उस केस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसी कारण बाद में 86वां संविधान संशोधन करते हुए 2002 में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और 21 क में ये बात कही गई, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इसी के अंतर्गत एक कानून पारित किया गया 2009 में, आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष को के जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यदि आप शिक्षा देने से उनको वंचित करते हैं तो ये बच्चों का कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों है, तो उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्नी कृष्णन जी का मामला था 1992 का, उसी के आलोक में ये काम हुआ था। अब जो वर्तमान में अनुच्छेद 21 का वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दीजिए, और आर्टिकल 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल। और यही कारण है कि अभी आप आंगनबाड़ी और जो प्री एजुकेशन देख रहे हैं वो इसी की देन है। अब बात करते हैं समकालीन बाल्यावस्था। अभी आपने कहा भारत के परिप्रेक्ष्य में अब समकालीन बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो जो आज का बचपन है वो पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि अपने बच्चों को खाना खिलाना है तो लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें, इतने जल्दी जल्दी उनके इमोशंस चेंज होते हैं, तो तकनीक के बदलाव के कारण बहुत ज़्यादा बाल्यावस्था में परिवर्तन आया है। परिवार में बदलाव हुआ है। पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। अब क्या है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं, तो परिवारों में भी बहुत बदलाव आया है। शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव हुआ है। आप पहले देखते होंगे कि लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाती थी, नहीं करते थे। आज नौकरी के लिए महामारी मतलब मची हुई है, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं नौकरियों के लिए। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करेंगे तकनीक के प्रभाव की। देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं उनको डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिनजेड का जो नेपाल में एक पूरा आंदोलन हुआ, सत्ता बदली, तो ये सब अभी तो अल्फ़ा बीटा ये सब चीज़ें चल रहे हैं जो इनकी जनरेशन है। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप इन सब का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारी बाहर से चीज़ों को सीख रहे हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें भी सीख रहे हैं जो नहीं सीखना चाहिए और लगातार उस पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों में भाषाई विकास कितना अच्छा हो रहा है। आपको इंग्लिश के 2-2 वर्ड सीखने में कितने समय लग जाते होंगे, और आजकल के बच्चे नॉर्मली बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड इंग्लिश के यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसको देख के सीखते जाते हैं। तो इसके सकारात्मक यही प्रभाव है कि जल्दी सीखते हैं, रचनात्मकता का विकास होता है और ऑनलाइन शिक्षा उनको मिलती है। जो नकारात्मक प्रभाव है वो है कि बच्चों में स्क्रीन की लत लग जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बिना स्क्रीन के, बिना मोबाइल के वो सोते नहीं हैं। शारीरिक गतिविधि शून्य हो गई है। आप देख रहे हैं बच्चे आउटडोर एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, बाहर बच्चे खेलते नहीं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों का जो विकास है, जिस तरीके से उनका बढ़ना चाहिए विकास, जिस तरीके से लंबाई बढ़नी चाहिए, तो चाइल्ड स्टंटिंग आएगी जब लंबाई नहीं बढ़ेगी। नींद की समस्या है, बच्चे नींद नहीं आ रही है, देर से सोते हैं। साइबर बुलिंग इसका एक गेम था जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते थे। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तो ये सारी चीज़ें इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अब परिवार में परिवर्तन की बात करते हैं कि कैसे परिवार में परिवर्तन हुए। तो आज अब देखते हैं कि एकाकी परिवारों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि तलाक के रेट बढ़ते जा रहे हैं। एकल अभिभावक बढ़ रहे हैं क्योंकि जब तलाक होगा तो माता या पिता अलग अलग रहेंगे, तो एकल अभिभावक का कल्चर बढ़ता जाएगा। मोस्टली क्या है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। ऐसे में बचपन और बच्चा दोनों कितना
प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चा बहुत प्रताड़ित होता है अगर माता पिता दोनों काम करते हैं तो बच्चों के देखभाल के तरीके भी बदल जाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, नैनी का कल्चर आता है। तो ये चीज़ें जो है शिक्षा में भी परिवर्तन हुआ है। आज बच्चों पर प्रतियोगिता का दबाव बहुत ज़्यादा है कि हर बच्चा प्रतियोगिता के लिए जान लगाए हुए है। तो और यही कारण है कि प्रतियोगिता का दबाव ही परीक्षा का तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि जब आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो उसके लिए पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, और जब भी पेपर आएंगे तो आप डरेंगे। तो ये परीक्षा का तनाव भी प्रतियोगिता के दबाव के कारण है। और उच्च प्रदर्शन की अपेक्षा पहले से ही अधिक है, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये फर्स्ट है। बचपन से जो बच्चों को कहा जाता है कि फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तो उसके ऊपर उतना ही प्रेशर हम बढ़ाते जाते हैं। पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। परियोजना आधारित अधिगम बढ़ा है, क्योंकि प्रोजेक्ट आने शुरू हुए हैं, तो इससे थोड़ा बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू आता है। समावेशी शिक्षा का कल्चर बढ़ा है, डिजिटल शिक्षा का विकास हुआ है, तो ये शिक्षा में अच्छे परिवर्तन हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, मल्टीपल चाइल्डहुड्स, बहुविध बाल्यावस्थाएं। मल्टीपल का और भी बहुत सारे मतलब ट्रांसलेशन हो सकते हैं, पर मैंने बहुविध का यूज़ किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भारत में एक नहीं बल्कि कई प्रकार की बाल्यावस्थाएं हैं। हम इसको बेसिकली इकोनॉमी के तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च आय वर्ग का बचपन। देखिए, जो उच्च आय वर्ग के बच्चे हैं धनी तो हैं, और बहुत धनी होने के नाते उनको अच्छे स्कूल मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, डिजिटल संसाधन मिल जाता है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इम्यूनाइजेशन है उनका प्राइवेट हॉस्पिटल से होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी कुछ चीज़ें, पर कुछ बाहर से भी लगवाते हैं। पौष्टिक भोजन मिलता है, फल फूल मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, और अतिरिक्त गतिविधियाँ करने के लिए भी इनको मिलता है। इसके साथ साथ अलग कमरा मिल जाता है, कंप्यूटर मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, टीवी हो जाता है, मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनको बाहर से तो मिल जाती हैं। तो ये उनके लिए अच्छा तो है, पर कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे अत्यधिक शैक्षणिक दबाव आता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। खेलने का कम समय मिलता है, क्योंकि एक तो वो मोबाइल उनको मिल जाता है तो वो मोबाइल में ही रहते हैं, और डिजिटल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने के कारण उनके अंदर चिंता आती है, अवसाद आता है, वो तुलना करते हैं और तुलना की वजह से और परेशान होते हैं। निमेंस 2019 के अनुसार जो शहरी उच्च और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उसमें चिंता और अवसाद हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एक समस्या है। मध्यम आय वर्ग का बचपन, तो इन परिवारों में शिक्षा को सामाजिक उन्नति का साधन माना जाता है। जैसे हम सभी मध्यम वर्गीय हैं, तो हमारे में यहाँ कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो शिक्षा जो है सामाजिक उन्नति का साधन है। माता पिता बच्चों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि मतलब बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा। निजी और अर्ध निजी विद्यालयों में पढ़ाइयाँ होती हैं, पर वो निजी विद्यालय उस स्तर के नहीं हो पाते, जैसे डीपीएस है या इस टाइप की सुविधाएं उनको मध्यम वर्ग के बच्चों को नहीं मिल पाती, जो उच्च वर्ग के बच्चों को मिलती हैं। और यही कारण है कि को करिकुलर एक्टिविटी इनके पास कम होती है। पर कुछ विशेषताएं हैं, इनके पास परंपरागत मूल्य बहुत ज़्यादा होते हैं। आधुनिक सोच और परंपरागत मूल्य एक साथ सम्मिश्रित करके मध्यम वर्ग को परोसा या सौंपा जाता है। त्योहारों में इनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, ये त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। धार्मिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती हैं, पारिवारिक जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच भी इनकी होती है। पर समस्याएं क्या हैं? यहाँ भी प्रतियोगिता है, सोशल मीडिया में यहाँ भी तुलना होती है, मानसिक दबाव है, और भावनात्मक थकान है। निम्न आय वर्ग का बचपन, अब इन बच्चों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। देखिए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले खराब शिक्षा, क्योंकि निजी विद्यालय तो छोड़ ही दीजिए, विद्यालय एक तो गवर्नमेंट स्कूल मिलते हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत सारे जगहों पे ऐसे हैं कि 2-2 3-3 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है। संसाधनों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो और शिक्षक अन्य ड्यूटीज़ में भी लगे हैं तो और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। गरीबी, तो गरीबी की वजह से उनको साफ पानी नहीं मिलेगा, सही से पोषण नहीं मिलेगा, सही से भोजन नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, शौचालय नहीं मिलेगा, सही से आवास नहीं मिलेगा, तो रहने से लेके खाने तक की समस्या गरीबी की वजह से हो जाती है। कुपोषण होता है, चाइल्ड स्टंटिंग आती है, माल न्यूट्रिशन होता है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं भारत में, 35% बच्चे स्टंटिंग, छोटे हो गए हैं, लंबाई उनकी कम है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, क्योंकि टीकाकरण नहीं हो पाता है, बार बार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम है, बार बार बीमारी होती है,
और सबसे बड़ी समस्या जो है निम्न आय वर्ग के बचपन के साथ बाल श्रम की है, क्योंकि इन बच्चों को कृषि में काम करना पड़ता है, वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, पर करना तो पड़ता ही है। जैसे मान लीजिए कि छोटी सी दुकान है, अब माता पिता बाहर चले जाते हैं तो बच्चा दुकान पे बैठ जाता है, तो घरेलू कार्य करने पड़ते हैं, निर्माण कार्य करने पड़ते हैं। अभी आप स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे, जब गेहूं का सीजन आता है तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते क्योंकि वो गेहूं के कामों में चले जाते हैं। तो जो निम्न आय वर्ग का बचपन है वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित रहता है। सामाजिक भेदभाव, दलित हैं, आदिवासी हैं और अन्य वंचित समूह, इनके बच्चों को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं कि बाल्यावस्था और लैंगिक दृष्टिकोण, क्योंकि बाल्यावस्था है तो ठीक है, उसमें लैंगिक दृष्टिकोण कहाँ आता है? तो देखिए, लड़के और लड़कियों का बचपन समान नहीं होता है। लड़कों की स्थिति कुछ अच्छी भले होती है, पर लड़कियों की जो स्थिति है वो कई स्थानों पर कम स्वतंत्रता, कम अवसर, क्योंकि अवसर नहीं मिलता है, अरे बच्ची बाहर पढ़ने जाएगी तो क्या होगा, ऐसी ही बहुत सारी धारणाएं हैं हमारे यहाँ। घरेलू जिम्मेदारियाँ, बहुत जल्दी विवाह कर देना। राजस्थान और हरियाणा में आप देखते हैं कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है लड़कियों का वो बहुत ज़्यादा है, जल्दी शादी कर दी जाती है। लड़कों की स्थिति अलग प्रकार की है, लड़कों पर अलग तरीके का दबाव होता है, जैसे कमाने की अपेक्षा की जाती है, बहुत जल्दी कमाओ, अच्छी सी नौकरी कर लो। परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि उनको मर्दाना व्यवहार दिखाने की अपेक्षा की जाती है कि भाई अरे तुम लड़के हो कि रो रहे हो, इस टाइप की बातें आप बहुत सुनते होंगे। तो इस तरीके का एक अलग ही समस्या बच्चों के साथ है। लिंगानुपात एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लड़के और लड़कियां दोनों का बचपन अलग अलग होता है। हम किसी एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था, लड़कियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं, तो वो भी सही है। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर 929 लड़कियां थी 2012 में, और यह पुत्र प्राथमिकता को दर्शाता है। और यही स्थिति शिक्षा में लैंगिक अंतर भी है। यूडाइस 2021-22 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी बाद में योजनाएं भी चलाई, पर जो इसका मुख्य कारण है, एक तो आर्थिक दबाव है, लड़कियों से घरेलू कार्य का कराया जाना, प्रारंभिक विवाह है क्योंकि बहुत कम एज में शादी कर दी जाती है, और कुछ धारणाएं हैं, रूढ़ियां हैं, जिनकी वजह से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। पर कुछ सरकारी योजनाएं भी लड़कियों के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे कि सबसे बड़ी योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बीजेपी गवर्नमेंट जैसे ही आई उसने ये योजना लॉन्च की थी। लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शारदा योजनाएं हैं, कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके लिए की जा रही हैं। लेकिन अभी भी जो आर्थिक दबाव है वो कम नहीं हो सकता है। घरेलू कार्यों में इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो ये एक समस्या बनी रहती है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी हर जगह स्थापित किए जा रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे, एकलव्य विद्यालय जनजातीय बच्चों के लिए है, तो बालिका एकलव्य विद्यालय है, और वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। बात करेंगे बाल्यावस्था और डिजिटल दुनिया की। देखिए, आज डिजिटल दुनिया बच्चों के समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है, क्योंकि बच्चे छोटे पर से ही, जब बहुत बच्चा छोटा है तो यूट्यूब देखता है, वो दो मोटे हाथी तो सबको याद होगा कि बच्चे देखते ही देखते हैं। तो थोड़े बड़े हो गए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ऑनलाइन गेम्स, तो ये सारी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि ऐसे बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होती है, ऑनलाइन बच्चे शिक्षा ले लेते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है, समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। दिव्यांग बच्चों को भी सहायता हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे बाहर नहीं खेल पाते उनके लिए भी एक अच्छा मनोरंजन का भी साधन है, और बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि बच्चा जितना देखेगा, जितना सुनेगा, उतना बोलेगा। और वो सुन करके तो शुद्ध से तो हमारे पूरे वेद लिखे गए हैं, तो यानी जितना अच्छे से आप सुनेंगे उतना ही अच्छा आप लिखेंगे, उतना ही अच्छा आप बोलेंगे। नकारात्मक प्रभाव भी इसके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा तो आँख खराब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, ध्यान नहीं लगा पाओगे, और एकाग्रता भंग हो जाती है। बार बार स्क्रॉल करने से क्या होता है कि बच्चों में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो बच्चों को आदत होती है कि कुछ ना हर सेकंड नया होता रहे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साइबर बुलिंग की समस्या है, ऑनलाइन उत्पीड़न हो जाता है, छोटे बच्चे हैं, नहीं पता होता है, भावनाएं हैं, तो वो एक समस्या बच्चों के साथ बनी रहती है। साथ के साथ गोपनीयता का खतरा है, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है, और एक और जो समस्या आती है वो है तुलना करने की। तो तुलना करने से जब अपने आप को कम पाएंगे तो आत्मविश्वास में कमी होगी, तनाव होगा, मानसिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो देखिए, निष्कर्षतः कहा जाए तो बचपन सामाजिक और ऐतिहासिक निर्माण है।
सभी बच्चों का बचपन एक समान नहीं होता है। अभी आपने देखा कि जो उच्च वर्ग के हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, उनके लिए अलग प्रकार से है। मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए अलग समस्याएं हैं और उनके अलग एजेस हैं, अलग फ़ायदे हैं। और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए एकदम अलग समस्याएं हैं। तो आर्थिक स्थिति बचपन को गहराई से प्रभावित करती है। लिंग बच्चों को अनुभव, जो लिंग है पुरुष या महिला, वो बच्चों के अनुभवों को बदल देता है। तकनीक बच्चों को अवसर तो अवश्य देती है पर जोखिम भी पैदा करती है। जैसा कि आपने देखा, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अवसर अवश्य मिलना चाहिए। बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है, फिर विद्यालय की, समाज और सरकार, ये चार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।